Respected Chair and scholars, good morning to everybody. I am grateful to IDS and especially for Colonel Gautam Sahab for giving me an opportunity to express my view on, especially on Sanskrit. अभी मैं इतिहास प्रभाग रक्षा मंत्रालय में असिस्टेंट डायरेक्टर हेराल्ड्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ। बताना थोड़ा जरूरी इसलिए है, कुछ विशेष बातें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड चारों का अलग नोमेनक्लेचर कमेटी है, जिनका काम क्रेस्ट मोटो डिजाइन करना और नामकरण करना है। मैं इनका एक एक्सपर्ट मेंबर के रूप में काम करता हूँ और संस्कृत का जो नॉलेज है इसमें मेरी सहायता करता है। मुझे बताया गया अभी बताने के लिए संस्कृत क्यों पढ़ा जाए, इस पर कुछ चर्चा करनी है। जिस तरह भारत की आत्मा गांव में बसती है, मुझे कहना चाहिए मेरी आत्मा भी संस्कृत में बसती है। मैंने मेरे बड़े भाई साहब विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाया। उनका कहना था कि संस्कृत पढ़कर दो काम हो सकते हैं, तो सिविल सर्विस कंप्लीट कर सकते हो और दूसरा एक अच्छा लेक्चरर बन सकते हो। एनीवे, मैं फाइनली यहाँ आ गया। पढ़ने के क्रम में मुझे कई ऐसे विद्वान मिले जिन्होंने संस्कृत को लेकर के और आईएएस और आईपीएस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। उन्होंने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया, उत्साहवर्धन किया कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़िए, इसमें बहुत कुछ है जो सोसाइटी को दे सकता है। एक सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर फादर वेंट्रॉय, जो हम लोगों को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया करते थे। हिस्ट्री पढ़ाने से पहले क्लास में जाना और सारी बातें, संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स उसमें लिख दिया करते थे, जो काफ़ी इंस्पायरिंग होता था हम लोगों के लिए। बाद में पता लगा कि इतिहास में एमए करने से पहले उन्होंने संस्कृत में ऑनर्स बीएचयू से कर रखा है। तो ये सब इंस्पायरिंग फैक्टर रहे हैं संस्कृत पढ़ने के लिए। ये समाज में जो आजकल बुराइयां आ रही हैं, उनको देखते हुए मन बार बार कहता है कि ऐसी क्या बात है जो समाज में समाज को गति प्रदान करने में अक्षम है। कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में खामियां हैं। रोज कहीं न कहीं आतंकवाद हावी है, कहीं करप्शन का केसेस आ रहे हैं, कहीं रेप हो रहा है, कहीं हिंसा बढ़ रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं समाज के सामने हैं। क्या कहीं हम संस्कृत के द्वारा उसमें कुछ कर सकते हैं? फिलहाल बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए मैंने इस पर एक पीएचडी किया है, और वो पीएचडी किया है गुप्तचर व्यवस्था में। प्राचीन भारतीय गुप्तचर व्यवस्था पर हमने पीएचडी किया है। इस पर चर्चा इसमें हमारा एक पेपर भी है जो 3rd सेशन में है, मैं इस पर अलग से बात करूंगा। लेकिन पीएचडी के क्रम में जब मैंने अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि अर्थशास्त्र एक बहुत ही उपयोगी विषय है जो बहुत ही गहराई से चीजों का विवेचन करता है। अर्थशास्त्र को व्यक्त करने से पहले मैं एक कविता पढ़ना चाहूंगा। वह है जो संस्कृत की महत्ता को स्पष्ट करता है। कविता कुछ यूं है कौन भाषा यूं मर व्युत्पत्ति रूपी प्राण से, है अन्य भाषा शब्द जिनके सामने म्रियमान से। ओके सर, ओके सर। पाणिनि सदृश वैयाकरण और जग में कौन है, इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तर उत्तरोत्तर मौन है। जिसकी महत्ता का न कोई पा सका है भेद ही, विश्व में प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद ही। यह हमारी संस्कृत की महत्ता को बताने के लिए काफी है। संस्कृत के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक साहित्य का तात्पर्य उन संस्कृत से है जो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक लिखा गया है। इसमें वेद, चारों वेद इसमें शामिल हैं। वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ आते हैं। 600 बीसी के बाद महर्षि पाणिनि के व्याकरण को आधार बनाकर जो जिन ग्रंथों की रचना की गई है वे सारे लौकिक संस्कृत के विषय हैं। इसमें रामायण, महाभारत, कालिदास, भास आदि सबके ग्रंथ शामिल हैं।
संस्कृत के दो पक्ष हैं, एक है कर्म कांड, एक दूसरा है ज्ञान कांड। हम कह सकते हैं कि संस्कृत का एक भाग कर्म कांड यह है, वह धर्म एवं उसके कर्म की व्याख्या करता है। इसमें देवता विषयक मंत्र एवं मंत्रों की व्याख्याएं हैं, किंतु इसके अतिरिक्त समग्र संस्कृत साहित्य ज्ञान की विशद व्याख्या करता है। महाभारत तो यहाँ तक दावा करता है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यदि नास्ति न तत् क्वचित्, अर्थात इस महाभारत में वह सब कुछ वर्णन किया गया है जो अन्यत्र उपलब्ध है, और जो यहाँ नहीं है उसका वर्णन कहीं नहीं किया गया है। कुछ लोग संस्कृत की अज्ञानतावश संस्कृत को केवल श्रृंगार एवं काम का चटकीला चित्रण करने वाला साहित्य मानते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों में जो संस्कृत की शिक्षा दी जाती है उनका दृष्टिकोण निश्चित रूप से सरल एवं सरस है। उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का घोर अभाव है। मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि इसके पठन पाठन के जिम्मा आज भी पारंपरिक पंडितों तक ही सीमित है। वैज्ञानिक अध्ययन एवं अध्यापन दोनों के अभाव में अब यह भाषा एक मृत भाषा की श्रेणी में आ गई है। सरकार की उपेक्षा ने इसे स्कूलों से भी बाहर कर दिया है, जिसके कारण इसके पाठकों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। एक समय था जब इस विषय में एडमिशन मुश्किल से मिलता था, आज इसे वे पढ़ते हैं जिनका एडमिशन कहीं नहीं मिलता। यहाँ यह बताना जरूरी है कि संस्कृत के कवियों ने केवल श्रृंगार को ही नहीं, अपितु संस्कृत में 9 रसों की चर्चा है। उनमें केवल श्रृंगार नहीं है, उसमें वीर, विभत्स, भयानक आदि कई रस हैं, और ये वीर और भयानक रस जो हैं विशेषकर मिलिट्री साइंस से संबंधित हैं, युद्धों का वर्णन करते हैं। इन सब का वर्णन यहाँ मिलता है। संस्कृत साहित्य में मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस में आयुर्वेद है, जिसकी पढ़ाई प्राचीन काल से होती रही है, और ऐसा माना जाता है तक्षशिला, वाराणसी और नालंदा इसके प्रमुख केंद्र रहे थे। संस्कृत का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है भरत का नाट्य शास्त्र, और यह कहने में ये कहना ज्यादा अच्छा है कि नाट्य शास्त्र को Okay. Know that the Sanskrit literature is a huge collection of many sciences and texts, but you please keep yourself limited to the Arthashastra study. Scholars are here to listen to that part. मिलिट्री साइंस के लिए अर्थशास्त्र एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 300 BC में की गई है। रचनाकार चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य हैं। प्राचीन समस्त आचार्यों को मतों को ग्रहण करते उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया है। उनका अत्यंत संक्षिप्त तौर पर उनमें राज्य की सुरक्षा के साधनों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब लैंड, इनहेबिटेंट्स एंड रिसोर्सेज किया गया है। तात्पर्य यह है कि भूमि को प्राप्त करने, उससे होने वाली आय से प्रजा का सुखपूर्वक पालन करना ही अर्थशास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है। कौटिल्य का स्पष्ट कथन है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजा नाम तु प्रियम हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। अपने को प्रिय लगने वाले कार्यों को करना राजा के लिए हितकर नहीं है, अपितु प्रजा के प्रिय लगने वाले कार्यों को करना ही राजा का सबसे बड़ा हित है। इसको दृष्टिकोण में रखते हुए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सामाजिक बुराइयों पर भी बहुत कुछ लिखा है, और कौटिल्य ने उसकी सुरक्षा के, सामाजिक जीवन की सुरक्षा के लिए अनेक विधान बनाए हैं। आज की तरह तब भी समाज को प्रजा कंटकों से भय था। चोर एवं लुटेरों से प्रजा को बचाने, स्त्रियों के प्रति किए जाने वाले अपराधों से उन्हें सुरक्षित रखने, जाली सिक्का एवं नकली सोना बनाने वाले को पकड़ने, प्रजा को न्याय दिलाने, वयस्क होने की उम्र सीमा तय करने, पत्नियों की अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने जैसे अन्य कार्यों का विशद विवेचन यहाँ किया गया है। इसके विपरीत आचरण करने पर उन्होंने इसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी की थी। किसी भी राज्य की स्थिति उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है, उसकी आय के स्रोत से निर्धारित होती है। कौटिल्य ने इसलिए राजा को कौटिल्य ने विशेषकर अपनी आय के साधनों पर निगरानी रखने, कर चोरी के स्थानों को जानने, कर वसूल करने वाले समाहर्ता आदि अधिकारियों के प्रत्येक गतिविधियों पर चरों के माध्यम से दृष्टि रखने का सुझाव भी दिया है। कर संग्रह के संदर्भ में उनका विचार आज भी उतना ही रिलेवेंट है। उनका कहना है कि राजा को प्रजा से वैसे ही कर वसूलना चाहिए जैसे माली बाग से पके फलों को लेता है, अन्यथा प्रजा कच्चे फलों की तरह
कफ और पित्त कारक होकर राजा के लिए हानिप्रद हो जाते हैं। राजनैतिक सुरक्षा सदैव सर्वोपरि रही है, क्योंकि उसके अभाव में राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तदर्थ कौटिल्य ने चर व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है। कौटिल्य का कहना है कि राष्ट्र पर संकट केवल शत्रुओं से ही नहीं आता, अपितु अपने देश के भी अभक्त प्रजाओं, राजकुमारों एवं महारानियों से भी होता है। अर्थशास्त्र में स्वजनों के द्वारा आघात के कई उदाहरण मिलते हैं। कौटिल्य ने पिछले सेशन में सौरभ मिश्रा जी ने एक प्रश्न किया था करप्शन के बारे में। करप्शन पर कौटिल्य का साफ कहना है कि उनकी नियुक्ति से पहले, मंत्रियों के अधिकारियों की नियुक्ति से पहले उनकी 4 प्रकार से परीक्षा करनी चाहिए। कौटिल्य से पहले महाभारत में 5 प्रकार से परीक्षा की बात कही गई है। इसमें है प्रोफेसर साहब शुक्ला साहब ने बता दिया है, वयोपदा, कामोपदा, अर्थोपदा। इसमें एक तथा धर्मोपदा। महाभारत में एक कर्मकृत भी होता था, उनके कर्मों की भी जांच की जाती थी। उनके कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर निगरानी रखी जाती थी कि इनके कर्म कैसे हैं, वो किस तरह काम करते हैं। युद्ध के संदर्भ में कौटिल्य का दृष्टिकोण और भी क्लियर है। अर्थशास्त्र में उन्होंने 3 प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया है। वह है प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध एवं तुष्णीय युद्ध। प्रत्यक्ष रूप से सेना के सामने लड़ना जहां प्रकाश युद्ध था, एक स्थान पर आक्रमण करके दूसरी जगह आक्रमण कर देना कूट युद्ध कहलाता था, और अपने गुप्तचरों की सहायता से जो युद्ध लड़ा जाता था उसे तुष्णीय युद्ध कहा जाता था। इसमें तुष्णीय युद्ध में चरों के द्वारा विष आदि दे करके शत्रु की सेना को नष्ट करने का विधान था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 6 प्रकार के बलों का भी उल्लेख किया है, जिसे मौल बल, भृत्य बल, सेनी बल, मित्र बल, अटवी बल एवं दुष्य बल कहा जाता था। इन बलों का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन यहाँ किया गया है। यहाँ पर उन्होंने स्कंधावार निवेश, सेना पर आने वाले व्यसन, सेना का प्रयाण काल तथा शत्रु पर आक्रमण करने के देश काल आदि का विवरण भी दिया है। उनका कहना है कि अपने अनुकूल देश में खड़ा कुत्ता घड़ियाल को खींच लेता है, उसी प्रकार अपने अनुकूल देश में खड़ा घड़ियाल कुत्ते को आसानी से खींच लेता है। इसलिए आक्रमण के समय देश काल आदि का ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के 14वें अधिकरण में, जिसे औपनिषदिक प्रकरण कहा जाता है, कि 3 अध्यायों में शत्रु को मारने के उपाय बताए हैं। उनमें मुख्य था विषैली औषधियों के प्रयोग से शत्रु को मारना, औषधि एवं मंत्रों के प्रयोग से अपने भूख एवं थकान को नियंत्रित करना तथा अपनी आकृति को बदलकर शत्रु को ठगना। दूत एवं चर दोनों को इन विधाओं का ज्ञान था और वे शत्रु को मारने के लिए इनका प्रयोग किया करते थे। अर्थशास्त्र में आक्रामक सैन्य संरचना के लिए व्यूहों का उल्लेख है। व्यूह का शाब्दिक अर्थ मोर्चाबंदी अथवा सैन्य विन्यास है। व्यूह 2 प्रकार के थे, शुद्ध व्यूह एवं मिश्र व्यूह। शुद्ध व्यूह में केवल एक ही बल का प्रयोग किया जाता था, जबकि मिश्र व्यूह का निर्माण 2 या 2 से अधिक बलों को मिलाकर किया जाता था। कौटिल्य ने यहाँ व्यूहों का विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल से लेकर लौकिक काल तक संपूर्ण संस्कृत साहित्य सैन्य विज्ञान के उदाहरणों से के साथ नाना प्रकार के ज्ञानों से भरा पड़ा है। आम जनों की यह धारणा कि संस्कृत केवल श्रृंगारिक चित्रण ही करता है अथवा कर्मकांड का चित्रण करता है, उनके एकांगी ज्ञान को बताता है। चाहे धर्म की बात हो या अर्थ की, काम हो या मोक्ष की, यहाँ सब कुछ है। संस्कृत साहित्य व्यक्ति को मनुष्य बनने की शिक्षा देता है। साहित्य की शिक्षा शब्द एवं अर्थ से भिन्न रस की तरह होता है, जो प्रत्येक के मन में उतरकर तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है। समाज को बुराइयों से बचाने, युवाओं में बढ़ती नशाखोरी, समाज में बढ़ती हिंसा, असंतोष, आत्महत्या तथा व्यभिचार आदि से बचाने में संस्कृत अपना योगदान दे सकता है। विनर्स बनने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, अलग तरह से करने की जरूरत है। योग एवं ज्योतिष ये दोनों इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। ये दोनों भी संस्कृत के ही पाठ हैं, जो ये अपनी पहचान खोते जा रहे थे, जिसे बाबा रामदेव एवं पवन सिन्हा जैसे ज्योतिषियों ने घर घर तक पहुंचा दिया है। इसलिए मेरे विचार से संस्कृत को अलग तरह से पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत है। साइंटिफिक स्टडी के अभाव के कारण ही हमें आज भी संस्कृत की प्रमाणिक टीका के लिए ग्रिफिथ, विल्सन, कांगले, मैक्स मुलर, बेवर, कीथ एवं याकूबी जैसे पाश्चात्य विद्वानों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मैं एक बार पुनः IDSA के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज मुझे कर्नल गौतम साहब
केवल आइडिया से एक आशा की किरण की तरह दिख रहे हैं। जिस प्रकार 18वीं सेंचुरी के अंत में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करके विश्व को संस्कृत की महत्ता का ज्ञान कराया था, मुझे उम्मीद है, आशा है और हमारी शुभकामनाएं हैं आईडीएसए को कि कर्नल साहब भी अपने इस प्रयास में सफल हों और दुनिया को संस्कृत के ज्ञान से रूबरू कराएं। धन्यवाद।